आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी और नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही थीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी नींद हर दिन सूरज से पहले खुल जाती थी। उसका नाम था मधुकर। लोग उसे मधु मछुआरा कहते थे। मधु का घर नदी के बिल्कुल किनारे पर था। घर कहना भी शायद उस टूटी फूटी झोपड़ी के लिए बड़ा शब्द था। 4 बांस के खंभे, ऊपर सूखे घास और फटे तिरपाल की छत और दीवारें मिट्टी और पुराने टिन के टुकड़ों से बनी हुई। बारिश में छत टपकती थी, हवा चलती तो पूरी झोपड़ी कांपने लगती। लेकिन वही झोपड़ी मधु, उसकी पत्नी गौरी और उनके छोटे बेटे चंदू की पूरी दुनिया थी। उस सुबह भी मधु चुपचाप उठा। झोपड़ी के कोने में रखा उसका पुराना मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फटा हुआ था। वो बैठकर उसे धीरे धीरे ठीक करने लगा। उसके हाथों की उंगलियां मेहनत से इतनी सख्त हो चुकी थीं कि जैसे लकड़ी हो गई हों। इतने में पीछे से धीमी आवाज आई। अरे, फिर इतनी सुबह उठ गए? अभी तो अंधेरा भी पूरी तरह नहीं गया। रोज रोज इतनी जल्दी उठकर नदी में चले जाते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। क्या करें गौरी, पेट पालने के लिए यही करना पड़ता है। अगर मैं जल्दी नहीं निकलूंगा तो नदी के अच्छे हिस्से पर दूसरे मछुआरे पहले ही कब्जा कर लेंगे। फिर हमारे जाल में उतनी मछलियां नहीं आएंगी और दिन भर की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए मजबूरी है कि सूरज निकलने से पहले ही निकलना पड़ता है। गौरी ने चूल्हे में लकड़ी जलाई। घर में खाने के नाम पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। गौरी ने रोटियां मधु के सामने रख दी। मधु कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर उसने एक रोटी वापस रख दी। इसे चंदू के लिए रख लो, उसे अभी भूख लगी होगी। बच्चा है, पहले उसका पेट भरना जरूरी है। तुम ही खा लो, तुम्हें ही तो दिन भर नदी में मेहनत करनी है। सुबह से शाम तक जाल डालते रहते हो, तुम्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है। नहीं गौरी, बच्चे का पेट पहले भरना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो थोड़ा सा खाकर भी काम चला लूंगा, लेकिन चंदू भूखा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबा, आज बड़ी मछली पकड़ना, बहुत बड़ी वाली। फिर हम उसे बेचेंगे और घर में अच्छा खाना बनेगा। हाँ बेटा, आज मैं जरूर बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा। देखना, शाम को जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर लेकर आऊंगा। लेकिन उसके दिल को पता था, कई दिनों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक छोटी नाव और एक नौका थी। मधु अपनी छोटी लकड़ी की नाव लेकर नदी में उतर गया। नदी बहुत बड़ी थी, लेकिन उस नदी में मछली पकड़ना अब आसान नहीं रहा था। बड़ी बड़ी नावों वाले अमीर मछुआरे पूरे इलाके में जाल डाल देते थे। मधु जैसे गरीब मछुआरों के हिस्से में बचती थी बस थोड़ी सी जगह और बहुत कम मछलियां। उसने जाल नदी में फेंका और आसमान की तरफ देखा। ईश्वर, आज कुछ तो रहम कर देना। कई दिनों से जाल खाली ही वापस आ रहा है। घर में राशन भी कम पड़ गया है। बस आज इतनी मछलियां मिल जाएं कि घर का चूल्हा अच्छे से जल सके और बच्चे का पेट भर सके। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया। मधु ने धीरे धीरे जाल खींचना शुरू किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब जाल बाहर आया तो उसमें सिर्फ 2 छोटी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। मधु की आंखों में निराशा उतर आई। इतनी ही मछलियां? सुबह से कितनी बार जाल डाला, लेकिन हर बार बस कुछ ही मछलियां हाथ लगीं। इतनी कम मछलियों से घर का खर्च कैसे चलेगा, समझ नहीं आता। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। उसे घर लौटना ही था। जब मधु शाम को घर पहुंचा, गौरी उसकी राह देख रही थी। उसने उम्मीद भरी नजर से पूछा, आज कैसा रहा? नदी में कुछ अच्छी मछलियां मिली या फिर आज भी जाल खाली ही लौट आया? सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मन में बस यही सोच रही थी कि आज का दिन शायद थोड़ा अच्छा रहा होगा। मधु ने चुपचाप मछलियां दिखा दी। गौरी की आंखों में एक पल के लिए चिंता चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, अगर आज कम मछलियां मिली हैं तो चिंता मत करो। ईश्वर पर भरोसा रखो, कल का दिन जरूर अच्छा होगा और शायद कल तुम्हारे जाल में ज्यादा मछलियां आएंगी। बाबा, बड़ी मछली? क्या आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी आपने, जो आपने मुझे वादा किया था? आज तो बस छोटी छोटी मछलियां ही मिली बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो। कल मैं फिर सुबह जल्दी जाऊंगा और तुम्हारे लिए जरूर एक बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा। चंदू खुश होकर हंसने लगा।
बच्चे उम्मीद जल्दी नहीं छोड़ते, लेकिन बड़े लोग जानते हैं कि उम्मीद टूटने में देर नहीं लगती। उस रात तेज हवा चल रही थी, झोपड़ी की छत हिल रही थी, बारिश की बूंदें टपक टपक कर अंदर गिर रही थीं। गौरी बर्तन रख रख कर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। मधु चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसके दिल में एक ही डर था, अगर एक दिन ये झोपड़ी भी टूट गई तो हम कहाँ रहेंगे? बारिश और हवा में ये पहले ही बहुत कमज़ोर हो गई है। कभी कभी सोचता हूँ अगर सच में ये गिर गई तो हमारे पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बचेगी। सुबह का समय था, लेकिन मधु के घर में चूल्हा अभी तक नहीं जला था। झोपड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। गौरी मिट्टी के छोटे बर्तन में हाथ डालकर बार बार देख रही थी, जैसे शायद कहीं थोड़ा सा आटा बचा हो, लेकिन बर्तन बिल्कुल खाली था। उसने गहरी सांस ली। अम्मा, आज खाना कब मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या आज मछली बनी है या फिर कुछ और खाने को मिलेगा? उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन पेट की भूख उसे बेचैन कर रही थी। गौरी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बस बेटा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। तुम्हारे बाबा अभी नदी से मछली लेकर आएंगे, फिर मैं जल्दी से खाना बना दूंगी। तब हम सब मिलकर पेट भरकर खाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी समय मधु बाहर से लौटा। उसके हाथ खाली थे। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और सब समझ गई। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। इतने में अचानक झोपड़ी के बाहर लोगों की आवाज गूंजी। मधु ने बाहर झांक कर देखा। गांव का जमींदार रघुवीर सिंह अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। लंबा कद, मोटी मूछें और चेहरे पर घमंड। मधु का दिल धक से रह गया। वो धीरे धीरे बाहर आया। रघुवीर सिंह ने तिरछी नजर से उसे देखा। क्यों मधु, आजकल दिखाई नहीं देते? लगता है किस्त देना भूल गए हो। कई दिनों से तुम्हें बाजार में भी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्ज चुकाने का इरादा ही छोड़ दिया हो? मालिक, इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। कई दिनों से जाल डाल रहा हूँ, लेकिन मछलियाँ भी ठीक से नहीं मिल रही। जैसे ही कुछ अच्छा हाथ लगेगा, सबसे पहले आपकी ही किश्त चुका दूंगा। ये कहानी मुझे मत सुनाओ। तुम्हारे बाप ने सालों पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे और उसी के बदले ये जमीन तुम्हें रहने के लिए दी थी। तभी साफ साफ तय हुआ था कि हर महीने उसकी किस्त समय पर दोगे, तभी तुम लोग यहाँ रह पाओगे। मालिक, अब तक मैंने कभी किश्त नहीं रोकी। जितना बन पड़ा हर महीने मेहनत करके आपकी रकम चुका दी। बस इस बार हालात थोड़े खराब हो गए, इसलिए देर हो गई। लेकिन इस बार रुकी है और मुझे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, इस जमीन पर रहने का हक भी तुम्हारे पास नहीं बचेगा। झोपड़ी के अंदर खड़ी गौरी सब सुन रही थी। मधु हाथ जोड़कर बोला, मालिक, बस थोड़ा समय दे दीजिए। हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। 2-4 दिन में किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लूंगा और आपकी किश्त चुका दूंगा। रघुवीर सिंह की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। मालिक, हम गरीब लोग हैं। अगर ये झोपड़ी भी छूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे परिवार के पास और कोई सहारा नहीं है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर थोड़ी मोहलत मांग रहा हूँ। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। मधु ने फिर हाथ जोड़ दिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी नजर में बस एक ही बात मायने रखती है, कर्ज चुकाओ या फिर ये जमीन खाली करो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो यहाँ रहने का हक भी नहीं है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का समय देता हूं तुम्हें। 2 दिन में पैसे दे देना, वरना याद रखना ये झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी और फिर तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं होगी। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। मधु कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों में जान ही न हो। गौरी बाहर आई। उसकी आंखों में डर था। अब क्या होगा जी? रघुवीर ने तो साफ कह दिया है कि 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो हमें झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी। अगर सच में ऐसा हो गया तो हम चंदू को लेकर कहाँ जाएंगे? मधु ने नदी की तरफ देखा। लहरें शांत थीं, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। पता नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यही सोच रहा हूँ कि किसी तरह पैसे का इंतजाम हो जाए, नहीं तो हमारे सिर से ये छत भी चली जाएगी।
2 दिन पलक झपकते बीत गए। मधु ने बहुत कोशिश की, किसी से उधार मांगा, ज्यादा मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन मधु के घर के सामने फिर से लोगों की आवाज गूंज रही थी। जमींदार रघुवीर सिंह अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड और सख्ती थी। मधु बाहर आया, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रघुवीर सिंह ने तिरछी नजर से उसे देखा। तो मधु, पैसे लाए? 2 दिन पूरे हो गए हैं। अब बताओ, क्या मेरे पैसे का इंतजाम कर पाए या फिर खाली हाथ ही आए हो? मालिक, मैंने बहुत कोशिश की, गांव में कई लोगों से बात की, लेकिन किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। अभी इंतजाम नहीं हो पाया। बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मैंने तुम्हें 2 दिन दिए थे, साफ साफ कहा था कि 2 दिन में पैसे चाहिए, और अब तुम फिर वही बहाने लेकर आ गए हो। मालिक, हम कहाँ जाएंगे? इस झोपड़ी के अलावा हमारे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। लेकिन रघुवीर सिंह के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? झोपड़ी खाली कराओ। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। आदमियों ने झोपड़ी का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पुराने बर्तन मिट्टी में गिर गए, फटी चारपाई एक तरफ जा गिरी, छोटा सा संदूक भी धूल में लुढ़क गया। गौरी रो रही थी। कुछ ही देर में वो झोपड़ी, जो सालों से उनका घर थी, अब खाली खड़ी थी। रघुवीर सिंह ने आखिरी बार मधु की तरफ देखा। अब ये जमीन मेरी है। आज के बाद अगर तुम लोग यहाँ दोबारा दिखे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब मधु और उसका परिवार सड़क के किनारे खड़े थे। उनका सारा सामान मिट्टी में पड़ा था। गौरी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी? ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ थी। अगर ये भी छूट गई तो हम चंदू को लेकर कहाँ सिर छुपाएंगे? मधु चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। भूख भी अब जोर से लगने लगी थी। मधु ने सोचा शायद गांव में कोई मदद कर दे। वो अपने परिवार के साथ घर घर गया, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला। हम क्या कर सकते हैं? हमारे अपने घर में ही मुश्किल से जगह है, तुम्हें कहाँ ठहराएं? अगर मदद करना हमारे बस में होता तो जरूर करते। और फिर जमींदार से झगड़ा कौन मोल ले? अगर उसे पता चल गया कि हमने तुम्हें अपने घर में रखा है तो वो हमसे भी नाराज हो जाएगा। इसलिए माफ करना, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे उम्मीद टूटती जा रही थी। तभी मधु को याद आया, उसी गांव में उसके चाचा और चाची भी रहते थे। वो सोचने लगा। मधु अपने परिवार को लेकर उनके घर पहुंच गया। चाचा का घर बड़ा था, पक्का मकान, आंगन और अंदर कई कमरे। मधु ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसके चाचा खड़े थे। उन्होंने मधु को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे मधु, तुम यहाँ इतने उदास क्यों लग रहे हो? और तुम्हारे साथ ये सारा सामान भी क्यों है? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? चाचा, हमें घर से निकाल दिया गया। जमींदार ने किश्त न दे पाने की वजह से झोपड़ी खाली करवा ली। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इतना सुनते ही चाची भी बाहर आ गईं। उन्होंने तिरस्कार भरी नजर से मधु और उसके परिवार को देखा। तो अब यहाँ क्या करने आए हो? इतने सालों बाद अचानक हमारे दरवाजे पर खड़े हो, जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई होगी। जब सब ठीक चल रहा था तब तो कभी याद नहीं आई हमारी, और आज सीधे आकर दरवाजे पर खड़े हो गए। चाची, सोचा कुछ दिन आपके यहाँ रह लें। जब तक कोई छोटा मोटा इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक अगर आप हमें अपने घर के किसी कोने में रहने दे दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम ज्यादा दिनों तक बोझ नहीं बनेंगे, बस थोड़े दिन संभलने का मौका मिल जाए। हमारे घर में कोई धर्मशाला नहीं खुली है, जो भी मुसीबत में पड़े वो आकर यहाँ टिक जाए। बड़ी मुश्किल से अपना घर चल रहा है, ऊपर से अगर हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रख लेंगे तो हमारा ही गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मधु चुप खड़ा रहा। चाची ने ताना मारते हुए कहा, और जब तुम्हारे बाप ने जमींदार से इतना बड़ा कर्ज लिया था तब क्या वो हमसे पूछने आए थे? तब तो बड़ा घमंड था कि सब संभाल लेंगे।
अब मुसीबत आई है तो याद आया कि रिश्तेदार भी होते हैं। सच कहूँ तो हमें पहले से पता था कि एक दिन यही हाल होगा। अब जब घर से निकाल दिए गए हो तो याद आए रिश्तेदार। जब सब ठीक चल रहा था तब तो कभी हमारी खबर लेने भी नहीं आए, और आज मुसीबत पड़ी तो सीधे हमारे दरवाजे पर आ गए। मधु, बात समझने की कोशिश करो। हमारे घर में पहले ही बहुत तंगी है और जगह भी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दे सकते। तुम कहीं और इंतजाम देखने की कोशिश करो। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। चंदू घबराकर अपने बाबा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मधु कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने परिवार को लेकर वहां से चल पड़ा, टूटे दिल के साथ। रात होने लगी थी। गांव की गलियां धीरे धीरे खाली हो रही थीं। मधु का परिवार चुपचाप चल रहा था। उनके पास अब न घर था न सहारा। मधु ने दूर नदी की तरफ देखा। लहरें अंधेरे में चमक रही थीं। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर भी चला गया और चाचा चाची ने भी हमें अपने घर में नहीं रहने दिया। क्या अब हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? मधु के कदम जैसे एक पल के लिए रुक गए। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस चंदू के सिर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ने लगा। रात और गहरी हो गई थी। गांव के घरों में दिए जलने लगे थे, लेकिन मधु और उसका परिवार अंधेरी पगडंडी पर भटक रहा था। भूख अब सबको जोर से लगने लगी थी। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, चंदू भी बहुत थक गया है। मधु ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कहीं भी उन्हें ठहरने की जगह दिखाई नहीं दे रही थी। तभी दूर से नदी की आवाज सुनाई दी, लहरों की हल्की हल्की गूंज। मधु कुछ पल के लिए रुक गया, फिर धीरे धीरे वो उसी दिशा में चलने लगा। कुछ देर बाद वे नदी किनारे पहुंच गए। चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। नदी शांत थी, लेकिन उसकी लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। किनारे पर वही छोटी सी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी जिससे मधु रोज मछली पकड़ने जाता था। मधु कुछ देर तक चुपचाप अपनी नाव को देखता रहा। उसके मन में कई ख्याल चल रहे थे। गौरी ने भी नाव की तरफ देखा। सुनिए जी, जब तक हमें कोई जगह नहीं मिलती, क्या हम आज रात इसी नाव में रह सकते हैं? मधु ने नाव की तरफ देखा। नाव बहुत छोटी थी। उसमें 3 लोगों का ठीक से बैठना भी मुश्किल था। सोना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शायद आज रात हमें यही करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई और सहारा भी तो नहीं है। किसी तरह इस नाव में रात गुजार लेंगे, फिर कल सुबह उठकर कुछ नया रास्ता सोचेंगे। मधु ने चंदू को सावधानी से नाव में बिठाया। नाव हल्की हल्की हिलने लगी। बाबा, नाव हिल क्यों रही है? ये बस नदी की लहरें हैं। जब पानी चलता है तो नाव ऐसे ही धीरे धीरे हिलती रहती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहीं हूँ, कुछ भी नहीं होगा। गौरी ने चंदू को अपने पास सुला लिया। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में चंदू की आंखें बंद हो गईं। रात अब गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस नदी की लहरों की आवाज आ रही थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा नदी के ऊपर बह रही थी। सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पानी पर चमक रही थी। उसी डोलती ही नाव में मधु की आंख खुली। कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसे सब याद आ गया। कल ही तो उन्हें घर से निकाल दिया गया था और मजबूरी में उन्होंने रात इसी छोटी सी नाव में बिताई थी। मधु ने चारों तरफ नजर घुमाई। गौरी एक कोने में बैठी थी और चंदू अभी भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पूरी रात नाव हिलती रही थी, इसलिए किसी की ठीक से नींद नहीं हुई थी। रात भर चंदू डरता रहा, बार बार मुझसे पूछ रहा था कि नाव डूब तो नहीं जाएगी। बेचारा ठीक से सो भी नहीं पाया। हर थोड़ी देर में घबराकर उठ जाता था और हमें पकड़कर बैठ जाता था। मधु ने गहरी सांस ली। उसके दिल में दर्द सा उठा। उसने नदी की तरफ देखा। क्या अब यही हमारी जिंदगी है? क्या अब हमें ऐसे ही हर रात इस छोटी सी नाव में गुजारनी पड़ेगी, बिना किसी छत और बिना किसी सहारे के? लेकिन सोचने से कुछ होने वाला नहीं था। उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना ही था। बाबा, मुझे भूख लगी है। मधु के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। घर में तो पहले ही कुछ नहीं था, अब तो झोपड़ी भी नहीं रही।
गौरी ने धीरे से कहा, अगर आज मछली मिल जाए तो मैं किसी तरह कुछ बना दूंगी, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। मैं उसे पकाकर हम सबके लिए खाना तैयार कर दूंगी, ताकि कम से कम आज भूखे पेट सोना न पड़े। मैं अभी नदी में जाता हूँ, शायद आज किस्मत हमारा साथ दे दे और जाल में कुछ अच्छी मछलियाँ आ जाएं। मधु अपनी नाव को थोड़ा आगे लेकर गया। नदी आज भी उतनी ही बड़ी थी और उसकी किस्मत आज भी उतनी ही छोटी लग रही थी। उसने जाल उठाया और पूरे जोर से नदी में फेंक दिया, फिर चुपचाप बैठकर पानी की तरफ देखने लगा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब यही नाव हमारा घर है, यही रोजी भी। कई घंटे बीत गए। जब उसने जाल खींचा तो उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। आज किस्मत थोड़ी बेहतर थी। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो, आज चंदू को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उधर गौरी नाव में बैठी सोच रही थी। नाव बहुत छोटी थी, न धूप से बचाव न बारिश से। अगर बारिश आ गई तो? वो चारों तरफ देखने लगी। किनारे पर कुछ पुराने बांस पड़े थे, थोड़ा दूर फटा हुआ तिरपाल भी पड़ा था। गौरी के मन में अचानक एक विचार आया और बांस उठाकर लाने लगी। कुछ देर बाद उसने नाव के बीच में बांस खड़े करने शुरू किए, फिर ऊपर से तिरपाल बांधने की कोशिश करने लगी। ये आसान काम नहीं था, लेकिन वो कोशिश करती रही। शाम होने लगी थी। मधु मछलियां पकड़कर वापस लौट रहा था। जैसे ही उसकी नाव किनारे पहुंची, वो एक पल के लिए रुक गया। उसने देखा नाव के बीच में बांस खड़े थे और ऊपर फटा हुआ तिरपाल बंधा हुआ था, जैसे कोई छोटा सा छप्पर बन रहा हो। मधु हैरान होकर बोला, गौरी, ये क्या कर रही हो? सुबह सुबह से नाव में ये सब क्यों जमा कर रही हो? क्या सोच रही हो तुम? सोच रही थी, अगर हमें कुछ दिन यहीं रहना है तो क्यों ना इस नाव को ही थोड़ा घर जैसा बना दे। कम से कम ऐसा लगे कि हमारे पास रहने की कोई जगह तो है। जब जमीन ने हमें अपना घर नहीं दिया और हर जगह से हमें ठुकरा दिया गया, तो क्यों ना नदी को ही अपना घर बना ले। यही नाव हमारी छत बन जाए और यही पानी हमारी दुनिया। मधु ने धीरे धीरे नदी की तरफ देखा। लहरें हल्की हल्की चमक रही थीं। उसकी दिल में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। शायद सच में यही छोटी सी नाव एक दिन उनका घर बन सकती थी। वो सब लोग नाव में बैठे ही थे कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया। नाव हल्की सी जोर से हिल गई। बाबा, ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? नाव भी बहुत ज्यादा हिल रही है। गौरी ने ये सुनकर तुरंत ऊपर बंधे तिरपाल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया। बिजली चमकने लगी। दूर कहीं गरज की आवाज गूंज रही थी। नदी की लहरें भी अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थीं। नाव बार बार हिल रही थी। सुनिए जी, अगर तूफान सच में आ गया तो ये छोटी सी नाव इतनी तेज हवा और लहरों को कैसे सह पाएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत गौरी, मैं हूं ना। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें और चंदू को कुछ नहीं होने दूंगा। हम सब मिलकर इस रात को भी पार कर लेंगे। लेकिन सच तो ये था कि उसके दिल में भी डर बैठ चुका था। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें, फिर कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश। पानी तेजी से गिरने लगा। तिरपाल के नीचे भी पानी टपकने लगा। नाव जोर जोर से डोल रही थी। मधु पूरी ताकत से नाव की रस्सी पकड़े खड़ा था। तेज हवा बार बार नाव को झटके दे रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। बिजली चमक रही थी और नदी की लहरें जैसे उफान मार रही थीं। उस पल उसके दिल में एक ही ख्याल आया, अगर ऐसा तूफान फिर आया तो हम कैसे बचेंगे? तूफान पूरी रात चलता रहा। कभी हवा तेज हो जाती, कभी बारिश और जोर से बरसने लगती। मधु पूरी रात जागता रहा। वो बार बार रस्सी कसता, तिरपाल ठीक करता और अपने परिवार को संभालता।
आखिरकार कई घंटों बाद तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। बारिश भी रुक गई, लेकिन वो रात मधु कभी नहीं भूल सकता था। सुबह जब सूरज निकला, नदी फिर से शांत थी। हल्की धूप पानी पर चमक रही थी, लेकिन नाव की हालत देखकर मधु का दिल बैठ गया। तिरपाल कई जगह से फट चुका था, कुछ सामान भी भीग गया था। बाबा, अगर फिर से तूफान आ गया तो? मधु कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक पक्का फैसला था। वो खड़ा हुआ और बोला, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हम हर रात डरते हुए नहीं जिएंगे जैसे अभी तक जी रहे थे। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे ठीक से समझाओ। अगर हमें यहीं रहना है तो हमें इस नाव को सच में घर बनाना होगा। ऐसा घर जो थोड़ा मजबूत हो, जहां हम बिना डर के रह सकें और हर रात सुकून से सो सकें। सच बाबा? क्या ये सच में हमारा असली घर बन जाएगा, जहां से हमें कोई नहीं निकालेगा? हाँ बेटा, अब हम इस नाव पर एक मजबूत घर बनाएंगे। छोटा ही सही, लेकिन ऐसा घर जो हमारा अपना होगा और जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। उस दिन से मधु ने काम शुरू कर दिया। वो नदी किनारे से मजबूत बांस लाने लगा, पुरानी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, रस्सियां और तख्ते जुटाने लगा। गौरी भी उसकी मदद कर रही थी। चंदू छोटे छोटे काम करने लगा। गांव के कुछ लोग दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई हैरान था, लेकिन मधु अब किसी की परवाह नहीं कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, एक दिन यही नाव हमारा सबसे प्यारा घर बनेगी। मधु ने सबसे पहले नाव के बीच में मजबूत बांस गाड़े, फिर उन पर लकड़ी के तख्ते बांधे, ऊपर से मोटा तिरपाल बांधकर छप्पर बना दिया। अब नाव पहले जैसी खुली नहीं रही थी, उसके बीच में एक छोटा सा कमरे जैसा हिस्सा बन गया था। गौरी उसे देखकर हैरान रह गई। सच में अब ये नाव पहले जैसी नहीं लग रही। इसे देखकर तो सच में लगता है जैसे ये हमारा छोटा सा घर बन गया हो, जहां हम तीनों साथ रह सकते हैं। अभी तो बस शुरुआत है गौरी, धीरे धीरे इसे और अच्छा बना देंगे। थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ेंगे, इसे मजबूत करेंगे, फिर देखना ये नाव ही हमारा सबसे प्यारा घर बन जाएगी। अम्मा देखो, हमारा घर पानी पर तैर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे हम नदी के बीच अपना छोटा सा घर लेकर रह रहे हो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। नई जगह, नई जिंदगी। कुछ ही दिनों में नाव का वो छोटा सा घर थोड़ा और ठीक हो गया। गौरी ने एक कोने में छोटा सा चूल्हा बना लिया, पुराने घर के बर्तन भी वहीं सजा दिए। चंदू के सोने के लिए फटा हुआ कंबल एक कोने में बिछा दिया गया। अब सच में वो नाव एक छोटे से घर जैसी लगने लगी थी। एक सुबह मधु हमेशा की तरह जाल लेकर नदी में गया। उसने जाल पानी में फेंका और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचा। इस बार जाल भारी था। मधु का दिल जोर से धड़कने लगा। जब जाल बाहर आया तो उसमें बहुत सारी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। इतनी मछलियां उसने कई दिनों से एक साथ नहीं देखी थीं। मधु की आंखों में चमक आ गई। आज तो किस्मत सच में मेहरबान हो गई। वो तुरंत मछलियां लेकर गांव के बाजार गया। सारी मछलियां अच्छे दाम में बिक गईं। इतने पैसे मिल गए कि कई दिनों बाद वो भरपूर सामान खरीद सका। वो चावल, दाल, सब्जियां और थोड़ा गुड़ लेकर वापस नाव पर आया। जब मधु वापस लौटा तो गौरी ने हैरानी से पूछा, इतना सारा सामान, ये सब कहाँ से ले आए आप? आज तो लगता है जैसे नाव भरकर चीजें ले आए हैं। आज नदी ने हमारा साथ दिया है। जाल में अच्छी मछलियां फंसी, उन्हें बेचकर थोड़ा पैसा मिला, उसी से ये जरूरी सामान ले आया हूँ, ताकि हमारा ये छोटा सा घर थोड़ा और ठीक बन सके। गौरी ने तुरंत चूल्हा जला दिया। थोड़ी ही देर में नाव में खाने की खुशबू फैल गई। चंदू खुशी से उछलने लगा। मधु ने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में सुकून उतर आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी बात फैलने लगी।
लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना तुमने, नदी पर एक मछुआरा अपने पूरे परिवार के साथ नाव में रहता है। कहते हैं उसने अपनी छोटी सी नाव को ही घर बना लिया है और उसी पर दिन रात गुजारा कर रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। लोग कह रहे थे कि वो आदमी बड़ी मेहनत करता है, दिन में मछलियां पकड़ता है और शाम को उसी नाव पर अपने परिवार के साथ रहता है। कई लोग जिज्ञासा में नदी किनारे आने लगे। दूर से खड़े होकर वे उस नाव को देखते। धीरे धीरे मधु का नाव वाला घर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। चंदू एक दिन खुशी से बोला, बाबा देखो, लोग हमारा घर देखने आ रहे हैं। मधु ने नदी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जिस नाव में वो मजबूरी में रहने आया था, अब वही नाव उसके साहस और मेहनत की पहचान बनती जा रही थी। एक दिन 2 अजनबी लोग नदी किनारे पिकनिक मनाने आए। उनके कपड़े और बोलने का तरीका देखकर साफ लग रहा था कि वो पास के शहर से आए थे। वे कुछ देर तक मधु के नाव वाले घर को देखते रहे। फिर उनमें से एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे भाई, क्या सच में तुम लोग इस नाव में रहते हो? दूर से देखकर तो मुझे लगा था कोई छोटी सी झोपड़ी पानी पर तैर रही है, लेकिन पास आकर समझ आया कि ये तो सच में नाव है। हाँ साहब, यही हमारा घर है। कुछ समय पहले तक हमारे पास जमीन पर झोपड़ी थी, लेकिन अब यही नाव हमारी छत भी है और यही हमारी दुनिया भी। वाह, ये तो बहुत अलग है। पानी के ऊपर तैरता हुआ घर। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। सच में बड़ा अनोखा लग रहा है। अगर एक रात यहाँ रुकने को मिल जाए तो सच में मजा ही आ जाए। शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबे और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर नदी के बीचों बीच ऐसी शांत जगह पर रात बिताना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होगा। चारों तरफ सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाज, ऊपर खुला आसमान, चमकता हुआ चांद और ठंडी हवा। ऐसा माहौल शहरों में कहाँ मिल पाता है। यहाँ बैठकर मन भी बिल्कुल शांत हो जाएगा और प्रकृति के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा। सच कहूँ तो ऐसी जगह पर एक रात गुजारना यादगार बन जाएगा। मधु और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद मधु बोला, रुकने को मतलब आप लोग सच में यहाँ रहना चाहते हैं? हाँ, हम शहर से आए हैं। अगर तुम हमें एक रात यहाँ रहने दोगे तो बदले में हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। अगर आपको सच में रहना है तो रह सकते हैं। उस रात वे दोनों आदमी मधु के नाव वाले घर में रुके। उन्हें नदी की ठंडी हवा, लहरों की आवाज और पानी के ऊपर तैरता घर का अनुभव बहुत अच्छा लगा। सुबह जाते समय उन्होंने मधु को पैसे दिए। मधु पैसे देखकर हैरान रह गया। इतने पैसे तो उसे कई दिन मछली पकड़ने के बाद भी नहीं मिलते थे। हम शहर जाकर सबको बताएंगे कि नदी पर एक मछुआरे का तैरता हुआ घर है। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी। अब पास के शहरों से लोग आने लगे। कोई एक रात रुकता, कोई सिर्फ देखने आता, कोई नदी का नजारा देखने के लिए बैठ जाता और बदले में मधु को पैसे देने लगे। लेकिन गांव में कोई भी बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। धीरे धीरे ये खबर जमींदार रघुवीर सिंह तक भी पहुंच गई। मालिक, वो मधु मछुआरा जिसे आपने उसके घर से निकाला था, क्या हुआ उसे? अब वो नदी पर नाव में घर बनाकर रहता है और शहर से लोग वहां ठहरने आते हैं और उसे पैसे देते हैं। ये सुनकर रघुवीर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में लालच जाग उठा। अगले ही दिन वो नदी किनारे पहुंचा। मधु उस समय अपनी नाव ठीक कर रहा था। अचानक उसने आवाज सुनी, क्यों मधु, बड़ा नाम हो गया तुम्हारा। आजकल तुम्हारी इस नाव वाले घर की चर्चा हर जगह सुनने को मिल रही है। मधु ने मुड़कर देखा। सामने वही जमींदार रघुवीर सिंह खड़ा था। कहिए मालिक, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या काम था मुझसे? तुम्हारा ये नाव वाला घर तो बड़ा मशहूर हो गया है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और कुछ तो यहाँ रात बिताने की भी बात करते हैं। अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो।
तुम ये नाव वाला घर मुझे दे दो, ये अनोखी चीज है। लोग इसे देखने के लिए पैसे भी देंगे और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा वही पुराना जमीन वाला घर वापस दे दूंगा जहां तुम पहले रहा करते थी। मधु कुछ पल चुप रहा। गौरी ये सुनकर चौंक गई। चंदू भी मधु की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से मधु बोला, माफ कीजिए मालिक, जब हमें घर से निकाला गया था तब यही नाव हमारे काम आई थी। अब यही हमारा घर है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ पल तक मधु को घूरता रहा, फिर गुस्से में मुड़कर चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। नदी पर बना मधु का नाव वाला घर अब दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। पास के शहरों से लोग वहां रुकने आने लगे थे। किसी को नदी की ठंडी हवा पसंद आती, किसी को पानी पर तैरते घर का अनुभव। लोग वहां 1-2 रात रुकते और बदले में मधु को पैसे देते। मधु हर बार उन पैसों को बहुत संभाल कर रखता। सुनिए जी, अगर ऐसे ही लोग आते रहे और यहाँ रुकने के लिए पैसे देते रहे तो शायद एक दिन हम फिर से अपना घर खरीद सकेंगे। छोटा ही सही, लेकिन अपना एक पक्का घर होगा जहाँ हमें कोई निकाल नहीं पाएगा। हाँ गौरी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने जितनी मुश्किलें देखी हैं उसके बाद अब लगता है कि हमारी किस्मत भी धीरे धीरे बदल रही है। कई महीनों की मेहनत के बाद मधु के पास काफी पैसे जमा हो गए। एक दिन वो सीधे जमींदार रघुवीर सिंह के पास गया। जमींदार उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। क्यों मधु, यहाँ कैसे आना हुआ? इतने दिनों बाद मेरे दरवाजे पर क्या काम पड़ गया तुम्हें? मालिक, मैं अपनी जमीन और अपना पुराना घर वापस लेने आया हूँ। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद मैंने पैसे जुटाए हैं और आज मैं अपना हक लेने आया हूँ। मधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, अगर तुमने पूरा पैसा चुका दिया है तो अब वो जमीन फिर से तुम्हारी हुई। आज से उस पर तुम्हारा ही हक है। कई महीनों बाद उसे अपना घर वापस मिल गया था। जब मधु अपने पुराने घर के पास पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। छत कई जगह से टूटी हुई थी, दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, आंगन में घास उगाई थी। गौली ने घर को देखा और धीरे से बोली, लेकिन ये फिर भी हमारा ही घर है। चाहे कितनी भी टूट फूट क्यों ना हो गई हो, दीवारें पुरानी हो गई हो, फिर भी ये जगह हमारी यादों से जुड़ी है। हाँ, और अब हम इसे फिर से ठीक करेंगे। धीरे धीरे इसकी मरम्मत करेंगे, इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे ताकि हमारा परिवार फिर से यहीं आराम से रह सके। धीरे धीरे मधु ने घर की मरम्मत शुरू की। नए बांस लगाए, छत ठीक की, दीवारों पर नई मिट्टी चढ़ाई। कुछ ही दिनों में वो टूटा हुआ घर फिर से रहने लायक बन गया। लेकिन मधु ने अपना नाव वाला घर भी नहीं छोड़ा। वो अब भी नदी पर था और लोग अब भी वहां रुकने आते थे। एक दिन 2 लोग मधु के घर के सामने आए। मधु बाहर निकला, सामने उसके चाचा और चाची खड़े थे। वे थोड़े संकोच में थे। चाचा ने धीमी आवाज में कहा, मधु, हमें तुमसे थोड़ी बात करनी है। काफी दिनों से सोच रहे थे तुमसे मिलने आए, इसलिए आज खुद ही यहाँ चले आए। तो हमने सोचा अगर कभी हमें भी उस नाव वाले घर में रहने का मौका मिल जाए, बस 1-2 रात के लिए ही सही, ताकि हम भी देख सकें कि पानी पर तैरते उस घर में रहना कैसा लगता है। हमें पता चला है कि तुम्हारा नाव वाला घर अब बहुत मशहूर हो गया है। लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ रुकते हैं और तुम्हें अच्छे पैसे भी देते हैं। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। नाव वाले घर में तो लोग पैसे देकर रुकते हैं। जो भी वहाँ ठहरता है वो उसके लिए पैसे देता है। उसे याद था जब यही लोग उन्हें बेइज्जती करके भगा चुके थे। मधु ने चाचा चाची की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोला, लेकिन आप लोग मेरे अपने हैं। आपको वहाँ रुकने के लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आराम से वहाँ रह सकते हैं और अगर मन हो तो हमारे इस घर में भी रह सकते हैं। जो कुछ दिन पहले हुआ उसे मैं दिल में नहीं रखता। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। अगर मैं भी वही करूं जो आपने हमारे साथ किया था तो फिर आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। मधु, उस दिन जब तुम हमारे दरवाजे पर मदद मांगने आए थे तब हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था। तुम मुश्किल में थे, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार था, लेकिन फिर भी हमने अपने ही खून को ठुकरा दिया।
उस समय हमें बस अपनी परेशानी और डर दिखाई दिया, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। आज हमें एहसास हुआ है कि असली अमीरी पैसे या जमीन में नहीं होती, बल्कि इंसान के दिल में होती है। बेटा, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। चाचा, रिश्ते नाराजगी से नहीं टूटते। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अपनी गलती को समझ लेना और उसे सुधारने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप लोग मेरे अपने हैं और अपने लोगों से दिल में बैर रखकर कोई खुशी नहीं मिलती, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए। यहाँ हमेशा आपका स्वागत है। चाचा चाची के आंसू आ गए। मुश्किल हालात इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और अच्छे दिल के साथ आगे बढ़ता है वो एक दिन जरूर सफलता हासिल करता है, और जो इंसान दूसरों के साथ भलाई करता है वही सच्चे अर्थों में सबसे अमीर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अपना प्यारा सा कमेंट करिए रेड हार्ट इमोजी के साथ।